दो नहीं, फिल्में बना चुका हूँ। अभी तो इसका है ना जो मेन वहां पे इशू रेज हुआ है। दोस्तों हाँ नमस्कार, आज हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल एक हिंदू कंट्री है। नेपाल का इंडिया से बॉर्डर लगता है 1791 किलोमीटर का, और साथ में नेपाल का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ 1414 किलोमीटर का। नेपाल लैंडलॉक कंट्री है और बहुत डिपेंडेंट है नेपाल इंडिया के ऊपर। कहा जाता है इंडिया नेपाल की ऑक्सीजन है, और यह भी कहा जाता है कि नेपाल हमेशा इंडिया के खिलाफ काम करता है। नेपाल के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हमेशा इंडिया को टारगेट करते हैं। अगर कोई लीडर ने अपना एक पोजीशन बनानी है नेपाल के अंदर तो पहले इंडिया को गाली देगा, फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा। लेकिन नेपाल का इंडिया पे इतनी डिपेंडेंस होने के बाद भी वहां पे बहुत से लोग या उनके पॉलिटिशियन इंडिया को टारगेट करते हैं, लेकिन इंडिया शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और हमारा जो बॉर्डर है नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर है। और आपने देखा होगा पिछले साल यहाँ पे एक जेंजी हुआ था, नेपाल के अंदर अपराइजिंग हुई थी जिसके अंदर यूएस का रोल था। और ये कहा जाता है उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो कुछ मुस्लिम थे, जो यूएस ने स्पेशली बिहार और यूपी से नेपाल के अंदर लेके आए थे। उनके मुंह ढके हुए थे ताकि उनकी दाढ़ी ना दिखे, और उन्होंने मंदिर पे भी अटैक किया था। वहां पे जो पशुपतिनाथ है मंदिर पे भी अटैक किया था। चलो कुछ भी हुआ, सिचुएशन संभल गई, लेकिन उसके बाद एक वहां पे लीडर निकला जिसका नाम है बालन शाह। बाद में वो पहले वो काठमांडू का मेयर बना और बाद में वो नेपाल का पीएम बना, क्योंकि नेपाल के अंदर जो पॉलिटिशियन थे बहुत करप्ट थे और हमेशा से नेपाल को लूटते रहे। नेपाल के अंदर 2006 के बाद जब राजा का रूल खत्म हुआ तो नेपाल के अंदर पॉलिटिशियन आ गए, यानी कि पॉलिटिकल रूल हो गया। और वहां पे कहा जाता है जितने साल हुए उतने वहां पे पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, उतने वहां पे पीएम बने, और लूटमार नेपाल में चलती रही। नेपाल के अंदर ना तो इंडस्ट्री है, नेपाल के अंदर एक मॉइस्ट एक्टिविटी भी चल रही थी। लेकिन बालन शाह के आने के बाद लगा कि नेपाल सुधर जाएगा, लेकिन बालन शाह ने भी ऐसा काम करना शुरू कर दिया, यानी कि इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। बालन शाह एक रैपर है जैसे हमारे हनी सिंह है, लेकिन फिर स्टेटमेंट देते हैं कि लिपुलेख और काला पानी जो इंडिया के कंट्रोल के अंदर है, 1954 से वहां पे हमारी फोर्सेस बैठी है, और वो कहते हैं नेपाल का पार्ट है। और जो मानसरोवर यात्रा निकलती है वो यहाँ से भी निकलती है चाइना के अंदर, और उसने दोनों को अपील किया है चाइना को इंडिया को, क्या इस यात्रा को बंद कर दो क्योंकि हमारा पार्ट है, वहां पे हमारी आर्मी बैठी है। लेकिन ये अननेसेसरी जो इशू रेस करने की बात है बालन शाह की तरफ से, इससे दोनों कंट्री के रिलेशन में कुछ दरार आ रही है। और इसी पे चर्चा करेंगे, क्या नेपाल इंडिया के बगैर सर्वाइव कर सकेगा, क्या बालन शाह जो वहां के इस टाइम पे पीएम है इंडिया को क्यों टारगेट करते हैं, किसके कहने पे टारगेट करते हैं। और बात करने के बाद बैठे उदय शंकर पानी जी। नेपाल इंडिया पे डिपेंडेंट है। नेपाल की 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें से 1 करोड़ नेपाली इंडिया के अंदर रहते हैं। इंडस्ट्री कोई नहीं है, टूरिज्म है सिर्फ, और सारा टूरिज्म इंडिया की तरफ से जाता है, फिर भी इंडिया को टारगेट करते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? सर, नेपाल के साथ मेरे बड़े घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। मैंने 2 नेपाली फिल्में बनाई हैं, नेपाल में जाके शूटिंग की है, और नेपाली फिल्में हिंदुस्तान में भी बनाई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि नेपाली लोग तो जिनकी मतलब इंडिया में प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है उनकी, ये पूरा दार्जिलिंग एरिया, नॉर्थ ईस्ट एरिया, वहां पूरे नेपाली लोग भरे पड़े। सर, वो हमारे नेपाली हैं बिगड़ैल छोटे भाई हैं, हिंदू, लेकिन बिगड़ैल मतलब उनको बिगाड़ा है चाइना ने। वहां थोड़े लेफ्टिस्ट भी आ गए यहाँ तो आपने बिल्कुल जो सही न्यूज और बिल्कुल सही खबर दी थी कि वो जेनजी का जो हुआ था उसमें बहुत सारे मुस्लिम एलिमेंट्स आ गए थे। नहीं तो कोई नेपाली ऐसा नहीं है कि जो पशुपतिनाथ मंदिर पे अटैक करे और वहां लूटमार करे। तो ये लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स रहते हैं जाके, ये नो उनको है कि हमारा बड़ा भाई है तो वो बहुत ही पैसा वाला है यार, उसके बाद सब कुछ है, वी आर सो डिपेंडेंट ऑन हिम। माने हिंदुस्तान से दवाइयां आना बंद हो जाए तो वहां पर इमरजेंसी आ जाती है एकदम। बिल्कुल हिंदुस्तान से नमक वहां पहुंचता है। वो मैंने छोटी मोटी बड़ी चीजें हिंदुस्तान को, और बिल्कुल सही आपने कहा कि देयर टूरिज्म इज ऑल्सो टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इंडिया वाले तो जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वो फॉरेन टूरिस्ट जितने भी है ना वो सबके सब आते हैं ड्रग्स के चक्कर में। तो वहां देखिए शुरू से चाइना का इन्फ्लुएंस कुछ ऐसा मतलब वो दे मेक श्योर कि इंडिया और नेपाल बहुत नजदीक ना रहे जाके, क्योंकि हिंदू है नेचुरल उनका माने रिश्तेदारी है।
देयर सेम हिंदू ब्लड, बट इनका झगड़ा होता रहा। एंड आई रिमेम्बर, मुझे एक बार बहुत पहले मैं नेपाल गया था, और 1885 और 86 और 87 आई थिंक, और उस टाइम मेरे अंकल फर्स्ट सेक्रेटरी थे, वो रॉ ऑफिसर थे, तो मिस्टर बेहरा उनका नाम था, उड़ीसा के थे। तो वहां मतलब रातों रात 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 मीटिंग होती रहती थी। तो मैंने अंकल को एक दिन बोला, यार आप इतनी मीटिंग क्या करते हो रात रात को? कहते हैं यार ये चाइना ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है यहाँ पर, उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही मतलब तंग करता है, और नेपालियों को गलत रास्ते ले जाता है, उनकी दिशा चेंज कर देते हैं आखिर। सो इट इज देयर। छोटे देखिए, प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, थोड़ा सा भी हम लोग जरा इफ कहते हैं ना, इफ जरा वो हम लोग जरा अपने मसल्स जरा दिखाएं तो वो चुप हो जाएंगे। एंड प्यार मोहब्बत से करेंगे सर, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नेपाल का है नहीं। बट यही है कि वो लोग थोड़ा मतलब जिस तरह से कई लोगों को हम लोग फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते, तो 10 लोगों को बोलते हैं अरे मैंने उसका फोन नहीं उठाया। तो वही हाल नेपाल का है कि देखो हम हिंदुस्तान के साथ झगड़ लिए, मैंने कोई फायदा नहीं है उनका, मैंने वो दिखाने के लिए, वो कॉम्प्लेक्स को कंपनसेट करने के लिए। बोलिए। उन्हें एक्चुअली क्या है कि मैं तो नेपाल के अंदर रहा हूँ, मैं तो सिचुएशन को काफी समझ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस है, उसके पीछे जो मेन पार्टी रिस्पॉन्सिबल है वो कांग्रेस पार्टी, स्पेशली सोनिया गांधी, जिन्होंने वहां के पे राजा का रूल को खत्म कराया। खैर चलो उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन एक और इंसिडेंट हुई है कि पीएम मोदी ने बालन शाह को इन्वाइट किया कि आप इंडिया के अंदर आओ, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। उसके बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्त्री साहब वो नेपाल जा रहे थे, और नेपाल उन्होंने इनके पीएम से मिलना था बालन शाह से। बालन शाह ने कहा मैं इनसे नहीं मिलूंगा, मेरे स्टैंडर्ड के आदमी नहीं, मैं अपने स्टैंडर्ड के लोगों से कहा मिलूंगा। तो एक ने कहा भाई ऐसा करिए, आप तो रैपर है, तो आप हमारे जो हनी सिंह है उससे भी लीजिए, आपका तो यही लेवल है। तो एक्चुअली क्या है कि नेपाल के अंदर पहले इंडिया और यूएस दोनों मिलकर नेपाल के अंदर काम किया करते थे, जब यहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस आ रहा था उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से यूएस ने बांग्लादेश के अंदर एंटर करके शेख हसीना को हटाया, उसी तरीके से इन्होंने वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन की, और जेंजी की डेमोन्स्ट्रेशन करके जब बाहर से लोग आए थे, उनके बाद यहाँ पे बालन शाह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बालन शाह को पूरी मेजोरिटी मिल गई, और बालन शाह ने उल्टे सीधे इश्यूज उठाने शुरू कर दिए, यानी कि लिपू लेख और काला पानी का इशू उठा दिया कि यहाँ पे आपकी जो यात्रा जाती है कैलाश मानसरोवर को, उसके लिए आपको हमें कंसल्ट करना चाहिए। इंडिया ने कहा हमें तुम्हारे को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, हमने वैसे भी यहाँ पे अपनी फोर्स को बिठा रखा है 1960 से, तो हम आपसे कंसल्ट नहीं करेंगे, हमारा एरिया, हम आप इस इशू को अंदर से उठाओ ना। नेपाल की जो करेंसी है उसको इंडिया सपोर्ट करता है, इंडिया के 100 रुपए के सामने नेपाल के 160 रुपए, और ये हमेशा रहते हैं ताकि नेपाल की करेंसी को स्टेबल रखा जाए, क्योंकि वो हिंदू कंट्री है। लेकिन पीछे क्या हुआ कि जब यहाँ पे प्लानिंग चल रही थी नेपाल के अंदर, एक यूएस एक प्लान कर रहा था, डीप स्टेट प्लान कर रही थी, तो उसके बाद यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन होनी शुरू हो गई, जेंजी आ गई। इसके अंदर मैं आपको बड़ी क्लियर बात बता दूं कि रॉ के जो लोग बैठे थे नेपाल के अंदर वो टोटली फेल हो गए, उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनको इन्फॉर्मेशन दी गई उसके ऊपर सोए रहे। तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत बार नेपाल के अंदर ऐसे काम हुए जो जहां पे रॉ के लोग फेल हुए, उस पर हमारी गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, एक्शन लेना चाहिए था। फिर एक और इंसिडेंट हुई कि यूएस के असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी नेपाल विजिट किए और बालन शाह से मिले, और साथ में स्टेटमेंट दी कि यहाँ पे जो दो बड़ी पावर, नाम किसी का ही दिया, उनको हम यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बना नहीं देंगे, यानी कि जो मेन डायरेक्शन थी वो थी चाइना और इंडिया के खिलाफ, यानी कि इनको इन्फ्लुएंस को कम करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या एक रिपोर्ट भी आ रही है कि यूएस क्यों इंटरेस्टेड है नेपाल के अंदर। देखिए नेपाल के अंदर जो अपर मुस्तांग का एरिया है, वहां पे 3 जगह है जहां पे, जिसका नाम है माकेनपुरा, माकेवनपुरा, चितवन और बेतादी। यहाँ पे यूरेनियम है और यूएस उनके यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। दूसरा यूएस का इंटरेस्ट है, वहां पे बेस बनाना चाहता है नेपाल के अंदर, एक अपनी एयर बेस बनाना चाहता है, क्योंकि ये नेपाल जो है वो चाइना के भी क्लोज है, इंडिया के भी क्लोज है, तो यूएस अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है रीजन के अंदर। जैसे बांग्लादेश के अंदर उनके जो आइलैंड है मार्टिन आइलैंड, वहां पे अपनी बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले यूएस ने 1980 से बेस बनाने की कोशिश की थी श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के ट्रिंकोमाली आइलैंड के ऊपर, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने एलटीडी खड़ी कर दी थी, उनको बेस नहीं बनाने दी। अगर यूएस की बेस बनती है इंडिया के खिलाफ तो हमारे लिए खतरे की घंटी होगी। अब देखिए मेन बात आती है कि इन्होंने इंडिया को धमकी तो दे दी, या बात कह दी कि आपके हम फॉरेन सेक्रेटरी से नहीं मिलना चाहते। अगर इंडिया ने इनका थोड़ा सा बटन दबा दिया, क्योंकि सारी जो इनकी ट्रेड जाती है इंडिया से पास होकर जाती है,
इन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडिया से कि हमें फर्टिलाइजर चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है, इंडिया को भी शॉर्टेज फील हो रही है, क्योंकि एक तो जो आपका वार चल रहा है ईरान के अंदर, उसकी वजह से तेल आ नहीं रहा, तेल से फर्टिलाइजर भी निकलता है, फिर रशिया से जो फर्टिलाइजर मिलता था वो भी नहीं आ पा रहा। तो इंडिया ने कहा हम सोचेंगे, देंगे नहीं देंगे वो आपको बाद में बताएंगे। फिर एक और बात है, वहां पे पेट्रोल की शॉर्टेज है, इंडिया ने एक स्टेप लिया है कि जितनी भी नेपाली गाड़ियां इंडिया के अंदर आए उसको तेल ना दिया जाए, यानी कि नेपाली ने आना तो आए लेकिन अपनी गाड़ी लेके नहीं आ सकते यहाँ पे, यानी कि उनकी बसेस और गाड़ियां इंडिया के अंदर रेंटर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा तेल किसी को बेचने के काबिल नहीं है, हम बेचेंगे नहीं, हमारे यहाँ कुएं तो है नहीं। तो इंडिया ने ये भी स्टेप ले लिया। और अगर इंडिया ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया नेपाल के साथ, तो नेपाल भूखा मर जाएगा। बालन शाह को शायद ये बात नहीं पता, या इंडिया को ग्रांटेड ले रहा है। नेपाल के जब माओइस्ट वहां पे एक्टिविटी कर रहे थे तो इंडिया के अंदर आके छुप जाते थे, क्योंकि उनको यहाँ पे पूरी सपोर्ट थी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि वो उस टाइम पे लड़ रहे थे वहां के जो किंग है उसके खिलाफ। लेकिन उनको यहाँ पे फ्री एंट्री मिली थी इंडिया के अंदर, जो भी मतलब करो, मतलब जो सारा आज नेपाल का नुकसान किया है, इंडिया के रिलेशन खराब किए हैं, उसके पीछे सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी का पूरा हाथ है। लेकिन आज जिस तरीके से बालन शाह एक रैपर इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं पीएम मोदी से मिलूंगा, मैं फॉरेन सेक्रेटरी से नहीं मिलूंगा, ऐसे को मुझे लगता है कि इंडिया को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एक डी फैक्टो इनको ऑर्डर देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी औकात कितनी है। तो हमारा फॉरेन सेक्रेटरी जा रहा कहते हैं आप मिलेंगे नहीं, उन्होंने विजिट कैंसिल कर दी। फिर कभी आप देखिए, इससे पहले जब ओली प्राइम मिनिस्टर थे तो ओली, केपी ओली कांग्रेस से, तो ओली ने कई बार इशू उठाया लिपू लेक और काला पानी का। 2020 में उन्होंने इशू उठाया, थोड़े रिलेशन हमारे खराब हो गए। उसके बाद ओली ने एक और इशू उठा दिया, उनका जो नेपाल है इसका ग्रेटर नेपाल है, यानी कि कुछ पार्ट जो बिहार और यूपी के उसको इन्होंने मिला दिया ग्रेटर नेपाल के अंदर, उसका मैप भी जारी कर दिया था। इससे पहले कुछ नेपालियों ने भी मैप जारी किया था ग्रेटर नेपाल का। मैं जब नेपाल में था तो मैं बैठा था किसी रेस्टोरेंट के अंदर, तो वहां पे एक नेपाली ने रेस्टोरेंट के अंदर मैप लगा रहा था ग्रेटर नेपाल का। मैंने कहा ये मैप किसका है? कहता जी ग्रेटर नेपाल का। मैंने कहा आप यूपी और बिहार को ले लोगे? कहता जी बिल्कुल ले लेंगे। मैंने कहा तुम अपना नेपाल तो संभाल लो, क्योंकि मेरे को आदत है कन्फ्रंटेशन करने की। तो थोड़ा सा जो एग्रेसिव हुआ तो मेरे साथ एक पुलिस का आदमी बैठा था जो नेपाल पुलिस का था, उसने उसको उंगली कर दी बैठ जा, तो बैठ गया वो। एक्चुअली क्या है कि नेपालियों को अगर इंडिया के खिलाफ कोई काम हो तो बड़े शोर मचाने शुरू कर देते, इनके नेशनलिज्म जाग जाता है। अगर चाइना के खिलाफ कोई बात हो तो धमकी इनकी बंद हो जाता है सारा कुछ, लेकिन इंडिया के खिलाफ कोई बात हो तो अपने आप को बेजर दिखाने लग जाते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम इंडिया से बड़े हैं। आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे, एक और बात बता दूं यहाँ पे, जब इंदिरा गांधी पावर में थी तो इंदिरा गांधी नेपाल के तराई को इंडिया से मर्ज करना चाह रही थी, और इसके लिए ऑपरेशन राज्य चालू कर दिया था। जैसे सिक्किम का मर्जर हुआ, फिर भूटान का भी साथ में, नेपाल का भी ऑपरेशन था, नेपाल को इंडिया के साथ मर्ज करना था, क्योंकि नेपाल कई बार इंडिया को आंख दिखाता था, स्पेशली उनके जो पहाड़ी लोग हैं। तो जो तराई का पोर्शन है वहां पे जो लोग हैं वो बिहारी या यूपी के लोग हैं, इसी टाइप के लोग हैं, तो उनका पूरे मर्जर की प्लानिंग कर दी थी इन्होंने कि इसको मर्ज कराएंगे। लेकिन वहां पे जो अपोजिशन पार्टी है इंडिया के अंदर, उन्होंने शोर मचा दिया 1974 से सिक्किम के मर्जर के बाद, जिसकी वजह से काम हो नहीं सका। अगर इंदिरा गांधी पावर पे रहती 1975 के बाद भी और इमरजेंसी ना लगती तो इंडिया नेपाल के तराई को इंडिया से मर्ज करा देती, और जो ये प्रॉब्लम है कि हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती। क्योंकि ये लोग कई बार इंडिया को धोखा देकर के हिंदू होने के बावजूद ये चाइना की गोद में बैठ जाते हैं, जिससे इंडिया को तकलीफ होती है। तो आज जो दोबारा से बालन शाह अपनी आंख दिखा रहे इंडिया को, मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लेनी चाहिए इनके खिलाफ, और हो सके तो हमारे जो बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ उसको सील कर दिया जाए। हाँ सर, मैं जैसे मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस कि ये छोटे भाई हैं हमारे, जिनके स्क्रू थोड़े ढीले हो गए हैं, उनको जरा स्क्रू को जरा बीच में टाइट करना पड़ेगा। वो करना, और टाइट करना बहुत आसान है इंडिया के लिए, वो ये नेपाली लोग समझते नहीं वो, लेकिन वो है कि थोड़े कॉम्प्लेक्स को हटाने के, वो कॉम्प्लेक्स है बेकार, तो उनके हाथ में है नहीं कोई जाकर। उदय एक बात देखो, ये आप छोटे भाई की बात कहते हैं, आप नेपाली से बात करके देखो, वो कहते हैं हम बड़े हैं आप छोटे हैं। नहीं, मैंने फिल्में बनाई हुई है सर, फिल्में बनाई हुई है, जाके उनका कंपटीशन होता बिहारियों के साथ, वो आर्ग्यूमेंट होती है बिहारियों के साथ, झगड़ा करते हैं जाके वो लोग। उदय तो मैं जब नेपाल में था ना, देखो नेपाल में था, जो बिहारी जाते थे अगर वहां पे सब्जी का, उनका साइकिल से सब्जी बेचते थे, तो वहां पे जो पहाड़ी है उनकी साइकिल को गिरा देते, सब्जी को नीचे गिरा देते थे। और उससे पहले कि ये भी कहा जाता है बहुत साल पहले जब इंडियन बाहर निकलते थे नेपाल के अंदर तो लोग थूकते थे सड़क के ऊपर। मैं खैर मेरे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ,
लेकिन क्या पता नहीं, है मैंने कि नहीं हमें देखा अब ऐसा। हाँ, है ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो रहा हूँ वहाँ पे 3 साल रहा हूँ, मैंने वहाँ पे काम भी किया, मुझे सारी की सारी इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक बात बता दूँ कि हमारी गवर्नमेंट को जो सॉफ्ट हमारा एटीट्यूड है उसको चेंज करना पड़ेगा। एक बार पीएम मोदी जा रहे थे बांग्लादेश के अंदर, तो वहाँ की जो यूथ है, जब 2015 में गए, तो वहाँ के यूथ ने कहा, "ये गलती मत करना कि हम तुम्हारे छोटे भाई हैं।" तो पीएम मोदी ने उनको छोटा भाई कहने से मना कर दिया, उनको छोटा भाई नहीं बोला, क्योंकि इनको छोटा भाई बोलते हैं तो इनके कान खड़े हो जाते हैं। ये सोचते हैं बहुत बड़े हैं, हम बहुत पावरफुल हैं और यही हाल नेपाल का है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन सर नेपाल के जो पॉलिटिशियन है हाँ, नेपाल का पावर अभी इस वक्त ये है कि हमारे बंबई के अंदर ना वॉचमैन और घर में बाई काम करने वाली सब बांग्लादेशी हो गए थे। अब वो बांग्लादेशी सारे गायब हो गए हैं एंड नाउ अगेन नेपालीज हैव कम बैक। नेपालियों को अभी नौकरियां लोग अभी दे रहे हैं क्योंकि वो सिंदूर विंदूर लगा के आ जाते हैं, टीका लगा के आ जाते हैं, दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज गिविंग। तो ये उनका पावर है। और नेपाली के लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा गौरव है कि हम फॉरेन आर्मी में है, इंडियन आर्मी में है, यूके की आर्मी में है। ये उनके लिए सबसे बड़ी पोस्ट है जाके। और वहां उदय तो हाँ, वहां कुछ बनाते उदय बनाते कुछ है नहीं, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड आउट देयर। और ऐसी उदय इकोनॉमी है। हाँ हाँ, बोलिए। उधर मेन बात पता है क्या है? इंडियन आदमी बहुत से नेपाली है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेपाली जो काम करते हैं उनसे भी दिक्कत नहीं है। बांग्लादेशियों से दिक्कत है, नेचुरली दिक्कत है, जो मुस्लिम्स हैं उनसे दिक्कत है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ इनकी गवर्नमेंट की, इनके जो गवर्नमेंट या इनके पॉलिटिशियन का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब तो देखिए जो नेपाल आदमी के जो काम करते हैं उनको जो सैलरी मिलती है 10,000 मिलती होगी, मुझे नहीं पता एक्चुअली हम्म क्या है। हमारे यहाँ जो सैलरी मिलती है 40 से 50,000 मिलती है, एक कांस्टेबल को भी या पुलिस या सिपाही को। और जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर उनको और ज्यादा मिलती है, उनको तो पाउंड में मिलती है। तो ये तो है, लेकिन इनसे में कोई दिक्कत नहीं है, इनकी लॉयल्टी पे भी कोई शक नहीं है। लेकिन मेन जो इश्यू आता है वो है इनके पॉलिटिशियन का। ये इलाज कराने भी इंडिया के अंदर आते हैं, बीमार होते हैं तो इंडिया के बिल्कुल। अंदर ट्रीटमेंट होता है। और नेपाल अगर प्रोग्रेस नहीं किया तो इनके पॉलिटिशियन की वजह से प्रोग्रेस नहीं किया, क्योंकि इनके पॉलिटिशियन करप्ट हैं। जैसे केपी ओली की बात लगा लीजिएगा, ये पॉलिटिशियन ना तो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब वहां पे राजा का रूल था तो उस टाइम पे कुछ प्रोग्रेस करने की कोशिश की थी, तो उस टाइम पे मॉइस्ट आ गए। मॉइस्ट भी कांग्रेस के यहाँ पे परोसे बैठे इंडिया के अंदर, और मॉइस्टो ने सारा टूरिज्म को बर्बाद कर दिया। होटल में जब लोग जाते थे, वहां पे जो टूरिस्ट जाते थे, होटल की बिजली ऑफ हो जाती थी, तो उससे नेपाल की इकोनॉमी और ज्यादा खराब होगी। नेपाल के अंदर अगर प्रोग्रेस नहीं है तो उसके लिए कोई और रेस्पॉन्सिबल नहीं है, उनके पॉलिटिशियन रेस्पॉन्सिबल है। और आज जो बालन शाह जिस टाइप का स्टेप ले रहे हैं, आप अपनी कंट्री पे ख्याल दीजिएगा, अपनी इकोनॉमी पे ख्याल दीजिएगा। आपको विपुल एक और इस चीज को उठाने की जरूरत नहीं थी। फिर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे थे, तो आप कहते हैं मैं इससे बात नहीं करूंगा, तो भाई हनी सिंह से बात कर लो। ऐसे तो हमारे बहुत से बैठे रैपर, और सर ऐसे रैपर ऐसे लोग हाँ इनको बिगाड़ा है चाइना ने सर, इनके पॉलिटिशियंस को। बाकी वहां तो दे आर लाइक इंडियन, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पता लगता इन दोनों के बीच में। वहां सब लोग देखो वो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी फिल्में चलती हैं आके। और है आलसी लोग हैं, बट काफी माने दे सिंपल पीपल, और जिनको बिगाड़ना, जिनका दिमाग खराब करना बहुत आसान है। और वो चाइना इज सक्सेसफुली हैज डन दैट कि इनका दिमाग खराब है। इनको ठीक है सर, जो लूज स्क्रू हो गए इनको टाइट कर दिया जाए, वो करना सही बहुत बात है, आसान है। बिल्कुल सही बात। हाँ, चलो प्रोग्राम खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नेपाल को थोड़ी समझ आएगी, इनके पॉलिटिशियन को। और जो बालन शाह है, अगर आपको मेजोरिटी मिली है तो आप कंट्री के इकोनॉमी पे ख्याल रखिएगा। आप देखिए कैसे आप नेपाल को प्रोग्रेस कर सकते हैं। नेपाल के अंदर आप डैम बनाइएगा, क्योंकि वहां पे पानी आता है वहां से, और पानी आएगा, जो डैम बनेंगे उससे जो बिजली जनरेट होगी उसको इंडिया खरीदेगा, चाइना तो खरीदेगा नहीं। चाइना को तो वहां चाहिए नहीं उस एरिया के अंदर, इंडिया आपकी बिजली खरीदेगा। आप यहाँ पे प्रोग्रेस करोगे, अगर आपके यहाँ पीस होगी तो इंडिया से जाकर के बिजनेस करेंगे। लेकिन उसके लिए गारंटी तो देंगे आप कि आपके यहाँ पीस हो, और आप उनको एनकरेज करेंगे तो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां जाकर के बिजनेस करना शुरू करेंगे। उनको बिजनेस होगा तो वहां पे लोग को जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो नेपाल की इकोनॉमी बूस्ट होगी, नेपाल की इकोनॉमी बूस्ट होगी तो जो लोग इंडिया के अंदर छोटे छोटे काम करने आते हैं वो नेपाल में अपने घर के आसपास काम करेंगे। उसको ध्यान देने के बजाय आप लिपो लेख और काले पानी को इशू उठाते हो। आप कहते हो जो इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी, मैं उससे बात नहीं करूंगा। आपका लेवल क्या है? अपने लेवल में रहिए, छोटी कंट्री है, छोटे रहिए, छोटे भाई की तरह रहिए, लेकिन बड़े भाई बनोगे तो थोड़ी तकलीफ होगी। ये एक मैसेज है बालन शाह को, और इंडियन गवर्नमेंट को कुछ ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसे जो लोग जो धमकी देते हैं हिंदुस्तान को, अगर ये थोड़ा सा करे तो इनकी थोड़ी सी बाजू को मरोड़ दिया जाए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट सोचती है कि नेपालियों को क्यों नुकसान पहुंचाए, वहां पे क्यों परेशानी दे नेपालियों को। नेपालियों से हमें कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है उनके पॉलिटिशियन से। चलो आपसे भी पूछते हैं कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या आपके एटीट्यूड है इस चक्कर में। और
प्रोग्राम खत्म करने से पहले उदय शंकर पांडे जी आप फाइनल वर्ड दीजिएगा, फिर हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। सर आपने बिल्कुल सही बोला कि ये थोड़े बिगड़ैल छोटे भाई हैं। ये है छोटे भाई, अपने आप को बड़ा नहीं, ये इनके लिए ना ये एंटरटेनमेंट है, बता रहा हूँ। ये कि हिंदुस्तान को थोड़ा उंगली कर दी, थोड़ा ये कर दिया, तो देखो हम उनको बड़ा अच्छा लगता है कि यार इतने पावरफुल कंट्री को हमने कुछ कर दिया। वो तो खैर हमको देते ही रहते हैं, हम भी कुछ उनको रिटर्न में दें, तो ये बाकायदा इनके कॉम्प्लेक्सेस ये लोग रिटर्न में देते हैं हमें। सो आई मीन दिल बी वेरी इजी टू हैंडल। और हमारे खाली मोदी जी का बहुत ध्यान रखते हैं कि अड़ोस पड़ोस के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहे, इसलिए इनके बचपने को हम लोग टॉलरेट करते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। हो जाएगा सर, आई थिंक दे विल। चलो ठीक है, प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।